हाय बच्चों, एक्सपर्ट क्लासेस बाय पीयूष राय में आपका स्वागत है। और आज हम आपको एक नए सर से मिलाने जा रहे हैं जिनका नाम है उपेंद्र सर, और ये आपको हिंदी का संपूर्ण नॉलेज देंगे। आइए उपेंद्र सर। देखिए, हम लोगों की कोशिश ये है कि आपको निरंतर वीडियो मिलती रहे। हाय बच्चों, एक्सपर्ट क्लासेस बाय पीयूष राय में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी पीयूष सर ने बताया कि मैं समग्र हिंदी पढ़ाऊंगा, तो आज हम समग्र हिंदी का पाठ्यक्रम देखेंगे। ये जो शब्द है हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। ऐसा बार बार पूछा जाता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी साहित्य का इतिहास हम अपनी सुविधा के लिए 4 भागों में बांटते हैं। पहला आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल, चौथा आधुनिक काल। यानी आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। हमें साहित्य कह देने से साहित्य नहीं समझना चाहिए। साहित्य को हम अनेक विद्वानों के अनुसार पढ़ते हैं। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हैं, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका। ऐसे ऐसे हमारे तमाम लेखकों हैं, तमाम आलोचक हैं जो हिंदी साहित्य में अपनी अलग अलग प्रकार से अपनी लेखनी से योगदान दिया। तो हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की पद्धति आई, उसमें निम्नलिखित 5 से 6 पद्धतियां आती हैं। सबसे पहले गारसा दत्तासी ने वर्णानुक्रम पद्धति को लेकर आया। गारसा दत्तासी की रचना का नाम है इस्तवार द ला लिटरेचर इंदुई ए हिंदुस्तानी। यह वर्णानुक्रम पद्धति पर रची गई है। बाद में इसी पद्धति को फॉलो किए थे, या कह सकते हैं प्रयोग में लाए थे ठाकुर शिव सिंह सेंगर, जिनकी रचना का नाम है शिव सिंह सरोज। पहला आया था वर्णानुक्रम, जिसके बारे में हम अभी थोड़ा थोड़ा जानते हैं। जब इसको पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम पूरे अंदर से अंदर डीप से डीप जाकर देखेंगे। दूसरे पे हमारे आते हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जिन्होंने कालानुक्रम पद्धति को अपनाया था। कालानुक्रम यानी काल के क्रम अनुसार जॉर्ज गियर्सन की रचना का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। यह गियर्सन एक अंग्रेजी विद्वान थे, अंग्रेज थे। इन्होंने कालानुक्रम पद्धति को अपनाया। उसके बाद हमारे आते हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधु में 3 बंधु थे, भाई थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। मिश्र बंधु की रचना का नाम था मिश्र बंधु विनोद। कहा जाता है कि मिश्र बंधु विनोद की जो रचना है उसमें 5000 कवियों का लगभग उसमें पुट। कालानुक्रम पद्धति को मिश्र बंधु भी अपनाए थे। उसके बाद हमारे आते हैं गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखते हैं और हिंदी साहित्य का ये वैज्ञानिक पद्धति को अपनाते हैं। उसके बाद हमारे आते हैं अगले आलोचनात्मक पद्धति को लेकर, यानी कि आलोचनात्मक पद्धति को अपनाए थे डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की किताब का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। अगले हमारे विद्वान आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जिन्होंने समाज शास्त्रीय पद्धति को अपनाया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना का नाम है हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। फिर हमारे अगले विद्वान आते हैं जो हिंदी साहित्य जगत में सबसे अद्वितीय माने जाते हैं, अनुपम माने जाते हैं। उनके जैसा दूसरा कोई हुआ नहीं। हमारे प्यारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, जिनकी रचना का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, और इन्होंने विधेयवादी पद्धति को अपनाया था। हम जब अगली क्लास में आएंगे तो इन पद्धतियों में
सबसे अच्छे से हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जानेंगे, क्योंकि इन्होंने समाज शास्त्रीय पद्धति को अपनाया था, जिसको समाज को लेकर देखा जाता है। कहा जाता है कि समाज शास्त्रीय पद्धति का प्रयोग विश्व में सर्वप्रथम टेन या टेन नाम के जो विदेशी थे उन्होंने इसका प्रयोग किया था। और भारत में अगर किसी ने समाज शास्त्रीय पद्धति का प्रयोग किया था तो वो थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद अनेक अनेक विद्वानों की किताबें, अनेक अनेक लेखकों की किताबें, जिससे हम इतिहास के स्रोत कह सकते हैं, उससे लिया गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास को हम पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना के अनुसार, जिनकी रचना का नाम है वो हिंदी साहित्य की इतिहास। इसका वर्ष क्रम है 1929। 1929 में इनकी रचना आई थी हिंदी साहित्य का इतिहास। ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका के विशेषांक के रूप में लिखा गया है। हिंदी साहित्य को अपनी सुविधा के लिए हम 4 भागों में बांटते हैं। कह सकते हैं कि आचार्य शुक्ल ने 4 भागों में बांटा है। पहला इसमें है आदिकाल, आदिकाल या वीर गाथा काल। इसका समय है विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375। इसके अनेक अनेक विद्वानों ने इसका अलग अलग नाम दिया है। जैसे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल बोले हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल बोले हैं, राहुल सांकृत्यायन सिद्ध सामंत काल बोले हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा संधि एवं चारण काल बोले हैं। ऐसे हम देखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी बीज वपन काल बोले हैं। तो हम इसको जब अगली बार देखेंगे, आदिकाल जब पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे आदिकाल को निम्नलिखित जिसमें उपविभाजन किया गया है, उसमें हमारा है रासो साहित्य, रासो साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य, और अपभ्रंश साहित्य भी कहीं कहीं मिल जाता है। ये हमारा पूरा आदिकाल बटता है। इसमें से हम देखते हैं कि 3 जो हैं धर्माश्रित हैं। तीन जो हैं धर्माश्रित है। कहा जाए कि यह अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए लिखे गए थे। जैसे इसमें है नाथ, जैन है, सिद्ध है, नाथ है, ये तीनों धर्माश्रित थे। बाकी रासो साहित्य था वो वीर से रिलेटेड था, वीर गाथात्मक लिखा गया था। और लौकिक में तो आप जानते ही हैं कि अपने विद्यापति आ जाते हैं और अमीर खुसरो आ जाते हैं, आप इनको भूल नहीं सकते। सिद्ध में आ जाते हैं अपने प्यारे सरहप्पा जी, जिनको हिंदी साहित्य जगत में प्रथम कवि होने का गौरव प्राप्त है, जिनको मान्यता दिए थे राहुल सांकृत्यायन जी। सिद्ध की संख्या 84 थी। आप जानते ही होंगे कि सिद्धों की संख्या 84 थी। फिर उसके बाद आते हैं नाथ, जिनमें आते हैं गोरखनाथ, मच्छेंद्र नाथ आदि बहुत सारे आते हैं। नाथों की संख्या 9 थी। फिर उसके बाद जैन में आते हैं अपने पुष्पदंत, स्वयंभू। फिर उसके बाद आता है लौकिक साहित्य। आप भूल नहीं सकते कि अमीर खुसरो और विद्यापति और भी विद्वान हैं। जब हम पढ़ेंगे आदिकाल को तो अच्छे से देखेंगे। जैसा कि हम आदिकाल के बारे में देख चुके हैं। दूसरा हमारा आता है भक्ति काल। भक्ति काल को एक अन्य नाम बोला जाता है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल, इसका समय है विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 1700। भक्ति काल को हम 2 युग में बांटते हैं, एक सगुण और दूसरा निर्गुण। सगुण और निर्गुण। सगुण मतलब कह देने से कि जब हम किसी की भक्ति आराधना करते हैं, साक्ष्य रूप में हमें दिख जाते हैं
या जैसे कह सकते हैं कि साक्ष्य रूप में, मूर्त रूप में हमें दिखे, उसी को हम सगुण कहते हैं। निर्गुण का मतलब होता है निराकार। जब हम निराकार ईश्वर की उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं, तो उन्हें हम निर्गुण भक्ति कहते हैं। यह सगुण मूर्त रूप में होता है और निर्गुण अमूर्त रूप में होता है। सगुण को हम दो शाखा में बांटते हैं या दो उप विभाजन करते हैं। पहला एक रामाश्रयी, दूसरा कृष्णाश्रयी। रामाश्रय में तुलसीदास जी आते हैं, जिनकी रचना का नाम है रामचरितमानस और जिसके 7 कांड हैं। आप सब कभी ना कभी पढ़े होंगे। दूसरे आते हैं, दूसरी शाखा आती है कृष्णाश्रय, जिनमें आते हैं अपने सूरदास जी। वात्सल्य रस सम्राट कहा जाता है सूरदास जी को, और इनकी रचना का नाम है सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। फिर उसके बाद अपना आता है निर्गुण। निर्गुण में आता है 2 शाखा, इसमें भी है, एक है संत और दूसरा है सूफी। संत यानी कि जो लोग संत थे, जो लोग सिर्फ ज्ञान देते थे, उन्हें संत कहा गया। संत काव्य धारा में सबसे प्रमुख है जो है वो कबीर है। कबीर, जिनकी रचना का नाम है बीजक। बीजक के 3 रूप मिलते हैं, साखी, शबद, रमैनी। उसके बाद आते हैं दूसरी शाखा आती है सूफी। सूफी में आते हैं हमारे मलिक मोहम्मद जायसी, जिनकी रचना का नाम है पद्मावत। कभी न कभी आपने पद्मावत जरूर पढ़ा होगा। तो ये हमारे हैं। इसमें आपके आएंगे तुलसीदास, सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी। जब हम भक्ति काल पे जाएंगे तो इन सब काल विभाजन को यानी सगुण को देखेंगे, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। निर्गुण में देखेंगे संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा के बारे में और अच्छे से हम देखेंगे। अपना तीसरा आता है रीतिकाल। रीतिकाल, रीतिकाल को उत्तर मध्य काल बोला जाता है। एक नाम अन्य है इसका, उत्तर मध्य काल। यह इसकी समय है विक्रम संवत 1700 से विक्रम संवत 1900 तक। रीति काल को श्रृंगार काल बोला जाता है, कला काल बोला जाता है। तो श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बोला था, और रीति काल में श्रृंगार रस की प्रधानता रही और ब्रज भाषा की प्रधानता रही। रीति काल को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है: रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। रीतिबद्ध में वही केशव आएंगे, चिंतामणि आएंगे, भिखारी दास आएंगे। ये सारे जितने भी हमारे लेखक आते हैं ये रीतिबद्ध। रीतिबद्ध का मतलब जो रीति में बद्ध के काम किए उन्हें हम रीतिबद्ध कहते हैं। इसके बारे में जब हम आगे पढ़ेंगे तो अच्छे से इसको देखेंगे। उसके बाद आता है हमारा रीति सिद्ध। रीति सिद्ध में अपने बिहारी जी आते हैं। उसके बाद आता है अपना तीसरा रीति मुक्त। रीति मुक्त में आते हैं घनानंद, आलम, बोधा, द्विजदेव, ठाकुर। ये लोग रीति मुक्त में आते हैं। रीतिबद्ध यानी जो रीतियों में बंधे थे, रीति सिद्ध यानी रीति में बंधे भी थे और नहीं भी थे, रीति मुक्त यानी जो इन दोनों से मुक्त रूप में रचनाएं करते थे, इन्हें रीति मुक्त कहा गया। ये अपना हमारा तीसरा काल रहा। इसके बाद हमारा आता है चौथा आधुनिक काल। आधुनिक काल, आधुनिक काल का एक अन्य नाम है गद्य काल। गद्य काल, इसका समय है विक्रम संवत 1900 से अब तक।
विक्रम संवत 1900 से अब तक आधुनिक काल आता है। और आधुनिक काल का एक अन्य नाम गद्य काल है। कह सकते हैं कि इससे पहले जितनी भी काव्य लिखे गए हैं वो कहीं ना कहीं पद्य में मिलते हैं। अपना आधुनिक काल आया, इसमें गद्य का विकास हुआ और गद्य को गद्य काल कहे थे हमारे शुक्ल जी। इससे पहले पद्यात्मक लिखे जाते थे। आधुनिक काल में गद्य का विकास हुआ। आधुनिक काल को हम निम्नलिखित कालों में बांटकर देखेंगे। जैसे हमारा आएगा पहले पे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता, समकालीन कविता। इसके बीच में भी आया था जैसे स्वच्छंदतावाद, हालावाद, नकेनवाद, तमाम ऐसे चले थे जो ये सब हम स्टेप बाय स्टेप देखते रहेंगे। तो हम अब इसके बाद देखते हैं कि भारतेंदु युग का समय कब है, द्विवेदी युग का कब है। तो आइए हम देखते हैं आगे। आधुनिक काल, आधुनिक काल विक्रम संवत 1900 से अब तक। आधुनिक काल का एक अन्य नाम गद्य काल। आधुनिक काल का उपविभाजन हम देखते हैं। आधुनिक काल में सबसे पहले आया अपना भारतेंदु युग। भारतेंदु युग का जो सर्वमान्य मत है कि समय सीमा क्या है, तो 1800 देखते हैं। अनेक विद्वानों के अनुसार कैसे कैसे वो देख लेते हैं। पहले आता है 1850, यानी 1850 ईस्वी जब आता है तो 1850 में भारतेंदु जी का जन्म हुआ था। तो कुछ विद्वान जो हैं वो मान लेते हैं कि भारतेंदु जी का जब जन्म हुआ उसी से भारतेंदु युग का आरंभ हो गया था। तो 1850 से ईस्वी से 1900 माना जाता है। दूसरा अपना आता है 1857 से 1900। तीसरा हमारा आता है 1857 की क्रांति हुई। तो कुछ लोगों का मानना है कि जब 1857 की क्रांति हुई वहीं से हमारा आधुनिकता स्टार्ट हुआ था। तो 1857 की क्रांति से कुछ लोग मान लेते हैं कि भारतेंदु युग की शुरुआत हुई थी। कुछ आलोचक हैं जो कहते हैं कि 1868 से 1900। और देख लीजिए यहाँ पर एक डिबेट रहता है कि 1868 में कवि वचन सुधा पत्रिका आई थी। 1868 से मानते हैं आचार्य शुक्ल, तो कहीं कहीं आपको 1900 देता है, कहीं कहीं आपको देता है 1868 से 1893, क्योंकि 1868 से 1893 ईस्वी के बीच में प्रथम उत्थान चला था। तो इस पे आपको शंका ना हो, इसको आप जानते रहिएगा। कहीं कहीं आपको मिलेगा 1868 से 1900, कहीं कहीं मिलेगा 1868 से 1893। फिर दूसरे पे हमारा आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का समय 1900 से 1918 ईस्वी मिलता है और कहीं कहीं 1918 से 1920 भी मिलता है। द्विवेदी युग में सर्वप्रमुख रहे हैं हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी। जैसा आप इस पे भूल गए कि भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी सर्वप्रमुख रहे। भारतेंदु जी, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, लाला श्रीनिवास दास, अंबिका दत्त व्यास भट्ट। फिर उसके बाद हमारे द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरणगुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, ऐसे करके बहुत सारे लोग आएंगे जो द्विवेदी युग में अपनी भूमिका निभाए। फिर उसके बाद हमारा आता है छायावादी युग। छायावादी युग का समय है 1918 से 1936। 1918 से 1936 सर्वमान है, पर कहीं कहीं आपको 1938 भी मिलेगा। छायावादी युग में हमारे जयशंकर प्रसाद जी आते हैं। उसके बाद हमारी महादेवी वर्मा जी आती हैं, निराला जी आते हैं, सुमित्रा नंदन पंत आते हैं। तो छायावादी युग का समय 1918 से 1936 ईस्वी है। फिर हमारा आता है प्रगतिवाद।
प्रगतिवाद का समय है 1936 से 1943 ईस्वी। प्रगतिवाद के बाद हमारा आता है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद का समय है 1943 से 1951 ईस्वी। अब प्रयोगवाद में ही आरंभ हुआ था, जिसके प्रयोगवाद में आते हैं हमारे सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञे, जिन्होंने तार सप्तक की स्थापना की थी, जो चार सप्तक हुए थे। पहला जो 1943 से ही अपना आरंभ हो गया था। हर सप्तक में 7 कवि रहते थे। जब हम प्रयोगवाद पढ़ेंगे तो पूरे अच्छे से देखेंगे कि किस सप्तक में कौन कौन से कवि थे और ट्रिक के अनुसार देखेंगे। फिर हमारा आता है नई कविता। नई कविता 1951 से 1960 ईस्वी तक चली। फिर उसके बाद हमारा आता है साठोत्तरी कविता। साठोत्तरी कविता, इसका समय था 1960 से 1990। फिर आ जाता है हमारा समकालीन कविता। इसका है 1990 से अब तक। 1990 से अब तक। तो आज हम देखें कि हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने के लिए अपनी सुविधा के लिए हम 4 भाग में बांटते हैं। पहला आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल, चौथा आधुनिक काल। आदि काल में हम देखें कि सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य और एक अन्य नाम आया था अपभ्रंश साहित्य। इनके बारे में हम देखेंगे। फिर हमारा आता है भक्ति काल। भक्ति काल को हमने देखा था 2 रूप में, एक सगुण और एक निर्गुण। गुण में हमारे आया रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। रामाश्रयी में तुलसीदास जी आए और कृष्णाश्रयी में सूरदास जी आए। उसके बाद आया निर्गुण। निर्गुण में एक संत काव्य और एक सूफी काव्य। संत में हमारे आए कबीर और सूफी में आए मलिक मोहम्मद जायसी। तीसरा हमने काल विभाजन किया था रीति काल। रीति काल में आए थे रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। रीतिबद्ध में केशव बिहारी, चिंतामणि ये लोग आए थे। फिर उसके बाद रीति सिद्ध में आए थे हमारे बिहारी। उसके बाद हमारा आया रीति मुक्त में आए थे घनानंद बोधा, आलम द्विजदेव। फिर हम देखें चौथा काल विभाजन में कि आधुनिक काल। आधुनिक काल में हमारा आया था भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता और समकालीन कविता। लास्ट में हमारा आता है समकालीन कविता। यह हम अपनी सुविधा के लिए बांटते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमें अपना प्यार देंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, जिससे कि हम अगली वाली क्लास जल्द से जल्द आपके समकक्ष लाएं और आप इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, जिससे हम ऊर्जान्वित हों और आपके सामने जल्द से जल्द आए। धन्यवाद।